हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, दैट इज द आईएसएलएम मॉडल। आईएसएलएम मॉडल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर साल काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। मैं आप लोगों के साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी जो नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईएसएलएम मॉडल से। अब सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में देखे हैं उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, कोर कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं। मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि आईएसएलएम मॉडल है क्या। इसमें शिफ्ट इन द आईएस, शिफ्ट इन द एलएम, पॉलिसी इंप्लीकेशन सबके बारे में पूछा जा रहा है एग्जाम में। और अगर आप ये डिटेल में नहीं पढ़कर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी फाइनल एग्जाम में। तो ट्राई करिए जितने अच्छे से आप आईएसएलएम प्रिपेयर करके जा सकते हैं उतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। दूसरा, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। अब आप में से काफी लोग होंगे जिनको न्यूमेरिकल के साथ प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन क्लासेस में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं पुराने नेट के एग्जाम में, मैं ट्राई करूंगी हर टाइप का न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग क्लासेस के अंदर करें। चाहे हम क्लास में करेंगे, चाहे मैं आपके साथ सेपरेट सेशन के अंदर कंडक्ट करूंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ करूंगी क्लास के अंदर डिस्कस। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास एंड टू एंड देखिए, स्टार्ट से एंड तक क्लास देखिए, सो दैट कहीं पे भी इन बिटवीन मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल मैम ने डिस्कस किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कुछ की टर्म्स हमसे पूछी जा रही हैं। यहाँ जैसे अगर आप लोग एग्जाम में पुराने पेपर्स देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी इफेक्ट इफेक्ट की टर्म पूछी गई, इंटरेस्ट रेजिस्टिविटी पूछा गया। हम लोग नॉर्मली इंटरेस्ट सेंसिटिविटी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, इंटरेस्ट रेजिस्टिविटी। देखिए एक जगह टर्म यूज हुई है इंटरेस्ट रेजिस्टिविटी। फिर कीन्स इफेक्ट के बारे में पूछा गया, ऑल दो कीन्स इफेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। कीन्स इफेक्ट हमने टर्म शायद यूज नहीं की थी, लेकिन कीन्स इफेक्ट हम पढ़ते हैं जब हम क्या पढ़ते हैं, डिमांड फॉर मनी में स्पेक्युलेटिव डिमांड पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम कीन्स इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। लेकिन हम लोग अ, जब यहाँ पे कीन्स इफेक्ट पढ़ेंगे तो हमें फाइनल एग्जाम में अगर कीन्स इफेक्ट पूछा जाए तो हमें पता है कि दिस इज नोन एज कीन्स इफेक्ट, तो हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आईएस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम आईएस कर्व पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, आईएसएलएम थियोरी किसके साथ एसोसिएट करती है। ये क्वेश्चन काफी टाइम देखने को मिलते हैं जहां पे इकोनॉमिस्ट के साथ एसोसिएट करने को हमें बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कौन से इकोनॉमिस्ट के साथ एसोसिएट कर रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आईएसएलएम थियोरी यहाँ पे किसके साथ एसोसिएट करेगी, अगर आप पढ़कर गए होंगे फाइनल एग्जाम में तो आपको पता होगा हिग्स हैंसन के साथ, तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया कि आपको कंजप्शन फंक्शन दिया गया है, आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया गया है, आपको आईएस कर्व की इक्वेशन को डिराइव करना है। तो ये इक्वेशन आप तब तक डिराइव नहीं कर पाएंगे जब तक आप पढ़कर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को प्रिपेयर करके जाने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 पे इक्वेशन सी और इक्वेशन डी, एक इक्वेशन इसमें से आईएस कर्व की है, एक इक्वेशन कहाँ की है, एलएम कर्व की। अगर हम पढ़कर नहीं जा रहे, एग्जाम में रिस्ट्रिक्टेड टाइम होता है, तो हम लोगों में से काफी लोग तुक्के मारेंगे। सी को कुछ लोग आईएस कर्व की इक्वेशन बोलेंगे और कुछ लोग डी को जो है वो आईएस कर्व की इक्वेशन बोलेंगे। तो हमारे लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन आईएस कर्व को डिपिक्ट कर रही है, कौन सी इक्वेशन जो है वो एलएम कर्व को शो कर रही है। तो जब तक हमें ये नहीं पता है, वहां पे अगर हमारा तुक्का लग गया देन इट्स ओके, अगर नहीं लगा तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। तो नेगेटिव मार्किंग है तो इट मीन्स आप लोग जहां पे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं वहां पे आप करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से न्यूमेरिकल पे पूछा गया।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, दैट इज द ISLM मॉडल। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन आई रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, तो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, उसको भी ज्वाइन करिए। देखिए, ISLM मॉडल के बारे में बात करें तो IS यहाँ पे क्या स्टैंड करता है और LM क्या स्टैंड करता है। IS में जो I है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट। और जो S है, S का मतलब यहाँ पे क्या है, S स्टैंड फॉर सेविंग इन द इकोनॉमी। लाइकवाइज जब हम LM के बारे में बात कर रहे हैं तो L हमारा क्या बता रहा है, L रिप्रेजेंट्स द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। और M हमें क्या बता रहा है, M हमें बता रहा है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जब हम IS के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग के बारे में, तो आपको पता है कि जब भी इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमी में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, इन द गुड्स मार्केट। तो IS कर्व हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट विल रिप्रेजेंट द गुड्स मार्केट इन द इकोनॉमी, जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं। लाइकवाइज जब हम LM के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी और मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी का मतलब है मनी डिमांड। क्या मतलब है, मनी डिमांड। तो यहाँ पे हम मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं LM पे। इस लॉजिक से हम बोलते हैं कि जो हमारा LM कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द मनी मार्केट इन द इकोनॉमी, मनी मार्केट इन द इकोनॉमी। ये जो गुड्स मार्केट और मनी मार्केट है, यहाँ पे ISLM मॉडल पे हम यहाँ पे इन दोनों को कंसीडर करके जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा IS कर्व है और LM कर्व है, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों LM कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, वो हम देखेंगे। तो ISLM मॉडल के बारे में हम बात करें तो वहां पे हम यूनिक पॉइंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और यूनिक लेवल ऑफ नेशनल इनकम देखने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी में। बेसिकली थ्रू ISLM मॉडल हम देखना चाहते हैं कि इकोनॉमी में एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा है और इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इनकम क्या है इस समय। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम इन द इकोनॉमी, ठीक है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ IS एंड LM कर्व, ये हम देखेंगे ISLM मॉडल पे। अब जब हम ISLM मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम नियो कीनीशियन स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। नियो कीनीशियन स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ISLM मॉडल किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द नियो कीनीशियन स्कूल ऑफ थॉट। नंबर 2, हम ISLM के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हिग्स हैंसन का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था, एक एग्जाम में पूछा गया कि हिग्स हैंसन किसके साथ रिलेट है, हिग्स हैंसन एसोसिएट करते हैं विद द ISLM मॉडल। क्लियर, तो कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको समझ आई। तो स्टार्ट करते हैं ISLM में LM से। तो LM में आपको पता है कि जो हमारा LM है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, LM रिप्रेजेंट करता है हमारा मनी मार्केट। LM रिप्रेजेंट करता है हमारा मनी मार्केट। जब हम LM के बारे में बात कर रहे हैं, हमने बोला मनी मार्केट, इसका मतलब हम यहाँ पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी मनी सप्लाई है वो कौन डिटरमिन करता है इकोनॉमी में। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, इंडिया में मनी सप्लाई कौन डिटरमिन कर रहा है, इट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिटरमिन करेंगे कि कितनी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए। तो इट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मनी सप्लाई को डिटरमिन कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि जो मनी सप्लाई है दैट इज एक्सोजीनियसली डिटरमिन, ये बाहर से डिटरमिन हो रही है, एक्सोजीनियसली डिटरमिन। और हम ये बोलते हैं कि जो हमारी मनी सप्लाई है वो क्या है, दैट इज फिक्स्ड, क्योंकि फॉर सर्टेन टाइम फ्रेम मनी सप्लाई जो है वो चेंज नहीं होती। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई फिक्स होती है इकोनॉमी में। लेकिन जो हमारी मनी डिमांड है, मनी डिमांड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मनी डिमांड। तो मनी डिमांड जो हमारी इकोनॉमी में है वो हमारी डिपेंड करती है किस किस पे, इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आपको पता है मनी डिमांड इज directly related to income and money demand
इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको पता है, हमने पढ़ा था। तो मनी डिमांड इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है और मनी डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं एलएम के लिए। मनी डिमांड इज इक्वल टू सी नॉट प्लस C1Y माइनस C2R, जहां पे हमारा C1 और C2 जो है ये क्या होगा, बोथ आर ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे जो हमारा प्लस साइन शो कर रहा है, प्लस साइन शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मनी डिमांड एंड द इनकम। और ये जो हमारा नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मनी डिमांड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। तो हम लोगों ने क्या बोला, इन द एलएम हमारा जो मनी डिमांड है दैट इज इक्वल टू C0 प्लस C1Y माइनस C2R, जहां पे हमारा जो प्लस है, प्लस साइन बता रहा है मनी डिमांड और इनकम के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और नेगेटिव साइन बता रहा है मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप। जब हम एलएम कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे एलएम कर्व क्या बता रही है कि हमारी मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या है, इक्वल है। मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। मनी डिमांड और मनी सप्लाई बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला, मनी सप्लाई जो है वो क्या है, वो ऑलरेडी फिक्स है, एक्सोजेनियसली डिटरमिन है। तो हम लोग लिखेंगे, लेट्स से जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है दैट इज M0S, इट इज इक्वल टू MD, ठीक है। एलएम शेड्यूल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बराबर है। और मनी डिमांड की इक्वेशन थी C0 प्लस C1Y माइनस C2R। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एलएम कर्व। ये क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन फॉर एलएम कर्व इन द इकोनॉमी। क्लियर यहाँ तक। तो एलएम कर्व में हमारा क्या है, एलएम कर्व क्या बता रहा है, एलएम कर्व हमें वो पॉइंट्स बता रहा है जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या है, बराबर है। अब हम लोग जब मनी सप्लाई और मनी डिमांड के बारे में बात करते हैं, तो हम लोगों ने बोला कि मनी मनी सप्लाई इज फिक्स। तो मनी सप्लाई इज फिक्स, उसके लिए मैं क्या करूंगी, M0S मनी सप्लाई मैंने फिक्स की, तो उसके लिए मैंने बना ली एक वर्टिकल लाइन। और y एक्सिस पे यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और x एक्सिस पे यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। हम यहाँ पे इस मोमेंट पे हम इनकम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, मनी डिमांड और मनी सप्लाई। अब हम लोगों ने क्या देखना है, मनी सप्लाई और मनी डिमांड जहां पे इंटरसेक्ट करती है, जहां पे इक्वल होती है, वो हमें बताती है एलएम कर्व का पॉइंट। तो हमारा जो मनी डिमांड है, ठीक है, मनी डिमांड MD, और मनी डिमांड मैंने ऐसे क्यों बनाई, बिकॉज मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या था, एक नेगेटिव रिलेशनशिप था, इनवर्स रिलेशनशिप था। दैट्स वाई मैंने क्या बनाया, इस तरीके से कर्व बनाई। अब मैंने बोला कि जब मेरे पास इनकम Y0 थी, ठीक है, तो मेरी मनी डिमांड कर्व कैसी है, इस तरीके से है। लेकिन लेट अस एज्यूम मेरी इनकम बढ़ गई। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं खर्चने के लिए ज्यादा पैसे डिमांड करूंगी, ठीक है। लेट्स से मैं जब स्टूडेंट थी तो मेरे को घर से मिलता था 2,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, लेट अस एज्यूम। तो अगर मेरे को 2,000 रुपए मिल रहे हैं तो मेरी इनकम 2,000 रुपए है, इसमें से मैं कितना खर्चने के लिए पैसा रखूंगी वो डिपेंड कर रहा था मेरी इनकम पे। लेकिन लेटस से अगर मैं, मेरी इस समय इनकम है 10,000 रुपए अ मंथ, तो क्लियरली जितना मैं यहाँ पे अपने पास रखती थी खर्चने के लिए, उससे तो ज्यादा ही मैं मनी डिमांड कर रही हूँ। मुझे ट्रांजेक्शन करनी है, मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, इसके कंपैरेटिवली मैं ज्यादा पैसा अपने पास रख रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर इनकम बढ़ती है तो मनी डिमांड इकोनॉमी में बढ़ती है। और आप देख भी सकते हैं मनी डिमांड और इनकम के बीच में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो हम लोग जैसे ही देखेंगे इनकम इकोनॉमी में बढ़ेगी तो मनी डिमांड हमारी क्या करेगी, मनी डिमांड इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट करेगी। तो मनी डिमांड हमारी हो गई MD जब हमारी इनकम क्या है Y1, ठीक है। मनी डिमांड का फर्दर शिफ्ट करेगी अगर हमारी इनकम फर्दर इंक्रीज करेगी। लेटेस्ट से हमारी मनी डिमांड कर्व शिफ्ट करके इस पॉइंट पे आ गई। तो अगर मेरे को यहाँ पे मैं इस पॉइंट को A दूं, इस पॉइंट को B दूं, इस पॉइंट को C दूं,
तो मुझे एक तो ये देखने को मिला इस कर्व में कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है मनी डिमांड बढ़ रही है, पहला। लेकिन साइमल्टेनियसली मुझे एक और चीज इस डायग्राम में देखने को मिल रही है, वो क्या है कि इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है दैट इज कांस्टेंट, मनी सप्लाई कांस्टेंट है, इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बिकॉज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, मनी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी मनी सप्लाई से। लेकिन एलएम कर्व में हमें वो पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने का मतलब है मैं कम मनी डिमांड करूंगी, ठीक है। तो ये जो जो मेरा डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर हो रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, हम वापस से एलएम कर्व के किसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? जस्ट तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दोनों बढ़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर ए बी और सी पॉइंट को मिलाएं तो हमारी जो कर्व बनेगी वो कैसी बनेगी, वो एलएम कर्व बनेगी, लाइक दिस। हमारी हमारा एक्स एक्सिस पे वी हैव द इनकम, वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए बी सी पॉइंट को मैं कंबाइन करूंगी तो मेरे पास इस तरीके की एक कर्व आएगी जिसको मैंने क्या बोला, एलएम कर्व। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा आर नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वाई नॉट इनकम है, आर वन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वाई वन इनकम है, ठीक है। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही है, आप थोड़ा ढंग से बनाना। वाई टू इनकम है, आर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है, देखा क्लियरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा और इनकम भी बढ़ी, और मेरा यहाँ पे भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो एलएम कर्व को जब मैंने यहां से ड्रॉ किया तो मेरी सेम चीज यहाँ पे रेप्लिकेट हो गई। क्लियर? तो दिस इज माय एलएम कर्व। और एक और चीज आपको याद रखनी है, एलएम कर्व नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एलएम कर्व जो है दैट नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इसको लिख लेना रिमार्क में। एलएम कर्व नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। मैं अभी रीजन बताऊंगी क्यों ऐसा होता है। नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर हमारी एलएम कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मेरी एलएम कर्व यहां से स्टार्ट हो जाती, ठीक है, ब्लैक वाली जो लाइन बना रही हूँ वो रियल नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, इफ एलएम कर्व मेरी यहां से स्टार्ट होती, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है अगर आप एक्स एक्सिस पे देखोगे जीरो आउटपुट एंड इनकम, ठीक है, इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरा इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में देयर विल बी नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है, इकोनॉमी के अंदर नो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओरिजिन के अंदर मनी डिमांड क्या हो गई, मनी डिमांड जीरो हो गई, बिकॉज हम लोग यहाँ पे है ना, ओरिजिन में आप कोई डिमांड ही नहीं करोगे, मनी डिमांड जीरो होगी, ना ही आप ट्रांजेक्शन के लिए पैसा रख रहे हो, ना ही स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए पैसा रख रहे हो। आपको पता है आपकी इनकम जीरो भी होती है, आप डिपेंडेंट होते हो किसी पे, आप बोरो करोगे पैसा, लेकिन ट्रांजेक्शन के लिए डे टू डे यूटिलिटी के लिए आप पैसा यूज करोगे। तो ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए पैसा आप रखते हो अपने पास। तो ओरिजिन पे इसीलिए नहीं होती बिकॉज अगर हमारी कर्व ओरिजिन पे है वो इंडिकेट करती है इकोनॉमी के अंदर जीरो इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्लस इसका मतलब होता है कि लोग होल्ड ही नहीं कर रहे, ना ही वो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए पैसा रख रहे हैं, ना ही वो स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए पैसा रख रहे हैं। क्लियर? यहां तक समझ आया? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन, वाई एल एम कर्व स्लोप्स अपवर्ड, वाई एल एम कर्व स्लोप्स अपवर्ड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है वाई एल एम कर्व स्लोप्स अपवर्ड, या कभी कभी पूछा जाता है वाई एल एम कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट। अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखी होगी तो आप आंसर दे पाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव इनकम, और वाई एक्सिस पे वी हैव द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे पास ये एल एम कर्व है, एल एम कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। ये क्या बता रही है कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और मेरी इनकम भी बढ़ रही है, यही बता रही है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और मेरा इकोनॉमी के अंदर इनकम लेवल भी बढ़ रहा है, यही बता रहा है। अब अगर इनकम इंक्रीज करती है, इनकम इंक्रीज करने का मतलब क्या था, हमने क्या देखा था पहली वाली कर्व में। ये वाली कर्व आपको ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा था, इकोनॉमी के अंदर जब हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ी तो मनी डिमांड क्या हुई, इनकम, इफ इनकम इंक्रीजेस मनी डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, मनी डिमांड इंक्रीजेस। तो अगर मैं यहां पे देखूं रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट पे अगर मनी डिमांड इंक्रीज कर जाए और हम क्या करें, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाए नहीं, जैसे यहाँ पे मनी डिमांड इंक्रीज कर रही है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला मनी सप्लाई इज कांस्टेंट। अगर मेरा मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाना हो तो मेरे को मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा इकोनॉमी में, तभी तो मेरा रिस्टोर होगा ना इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इन द एलएम कर्व, तभी मेरा मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं और मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा मनी डिमांड जो है, ठीक है, वो तो बढ़ गया लेकिन मनी सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी, तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे एलएम कर्व में जाने के लिए मुझे मनी डिमांड को कम करना पड़ेगा, बिकॉज मनी सप्लाई इज कांस्टेंट। तो मनी डिमांड को कम करने के लिए मुझे पता है मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो कम हो जाएगी, और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी अगर कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में मनी डिमांड और मनी सप्लाई बराबर हो जाएगा, और हमारा जो एलएम कर्व है हमारा वहां पे हम वापिस से वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोग ये बोलेंगे कि बिकॉज इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कांस्टेंट है, तो मनी सप्लाई कांस्टेंट होने की वजह से जब इनकम इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है तो मनी डिमांड बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी मनी डिमांड बढ़ेगी। अब हमारे पास मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, अब हो क्या गया, मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई हो गया। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा मनी सप्लाई है वो और मनी डिमांड बराबर हो जाए, लेकिन मनी सप्लाई तो हमारे हाथ में है नहीं, इसका मतलब हमें मनी डिमांड को कम करना पड़ेगा। और मनी डिमांड को कम करने के लिए अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, मनी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ये जो इक्विलिब्रियम है वो रिस्टोर हो जाएगा इकोनॉमी में। दैट्स व्हाई एलएम कर्व स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट। कहने का मतलब ये है कि इनकम बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है इकोनॉमी में। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब हम लोग स्लोप ऑफ एलएम कर्व के बारे में देखेंगे। नाउ कमिंग टू द स्लोप ऑफ द एलएम शेड्यूल, बेसिकली स्लोप ऑफ द एलएम कर्व के बारे में अगर हम बात करें, हम बोलना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जो हमारी एलएम कर्व है क्या वो फ्लैटर है या वो स्टीपर है। आप में से काफी लोगों को फ्लैटर और स्टीपर में कंफ्यूजन होगा, पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि फ्लैटर क्या होती है और स्टीपर क्या होती है। जब हम बोलते हैं एक कर्व स्टीपर है, इसका मतलब वो कर्व किसको अप्रोच कर रही है, वो कर्व हमारी वाई एक्सिस को अप्रोच कर रही है, किसको अप्रोच कर रही है, वाई एक्सिस को अप्रोच कर रही है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हमारी जो कर्व है वो फ्लैटर है, इसका मतलब वो कर्व हमारी क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे दो डायग्राम्स बनाए, एक एलएम कर्व की मैंने ये बनाई और एक मैंने एलएम कर्व की ये बनाई, ठीक है, दोनों कर्व्स मेरी क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है और एलएम कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो मेरी डायग्राम है ये एज कंपेयर टू दिस डायग्राम ये क्या है,
ये y एक्सिस को ज्यादा अप्रोच कर रही है, तो एज कंपेयर टू डायग्राम सेकेंड हम लोग बोलेंगे कि जो हमारी फर्स्ट डायग्राम है वो क्या है, इट इज रिलेटिवली स्टीपर। ठीक है, इट इज रिलेटिवली स्टीपर। और जो मेरी डायग्राम सेकेंड है, इट इज रिलेटिवली फ्लैटर एज कंपेयर टू द फर्स्ट डायग्राम। तो फ्लैटर और स्टीपर का आपको समझ आया। तो हम जब स्लोप ऑफ द एलएम कर्व के बारे में देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, वो कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमिन करते हैं स्लोप ऑफ द एलएम कर्व। इसका मतलब आपकी एलएम कर्व फ्लैटर बनेगी या आपकी एलएम कर्व स्टीपर बनेगी, वो कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था जहां से वहीं पे वापस आते हैं। हम लोग इक्वेशन स्टार्ट की थी हमने, एम नॉट एस इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू एल नॉट सॉरी सी नॉट प्लस सी वन बाई माइनस सी टू आर। ठीक है, अब फॉरगेट अबाउट द मनी सप्लाई विच इज फिक्स्ड, इस इक्वेशन पे फोकस करना। हमारी जो ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मनी डिमांड है वो डिपेंड करती थी इनकम पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इसी पे डिपेंड करती है। अब जो y के साथ C1 है, C1 बेसिकली क्या है, C1 हमें बताता है कि इनकम पे चेंज आने की वजह से आपका मनी डिमांड पे क्या चेंज आया। C1 हमें क्या बता रहा है, C1 हमें बता रहा है इनकम इंड्यूस्ड इंक्रीज इन मनी डिमांड। अब इनकम पे जब भी चेंज आएगा मनी डिमांड में चेंज होगा, और कितना चेंज होगा, C1 की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, इट इज इक्वल टू डेल्टा एम डी इज अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास आ जाता है C1 डेल्टा वाई। तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, C1 की वैल्यू ये आई। अब एक डायग्राम शेयर करूंगी आपके साथ, उसके बाद मैं वापस इस पे आऊंगी। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मनी सप्लाई है, ये हमारे पास मनी डिमांड है। हमने बोला हमारी इनकम पहले Y0 थी, नाउ हमारी इनकम कितनी हो गई, Y1 हो गई। ठीक है, तो इनकम के चेंज होने से मनी डिमांड पे चेंज आया। एक सिनेरियो ये है, एक सिनेरियो है हमारे पास, मनी डिमांड Y0 इनकम पे ये मनी डिमांड है, लेकिन इनकम Y0 से Y1 हुई, दोनों में आप देखेंगे Y0 से Y1 हो रही है। तो इनकम अगर Y0 से Y1 हो, तो सेकंड केस में हम लोग इज्यूम कर रहे हैं मनी डिमांड ज्यादा हो जाता है, मनी डिमांड ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों केसेस लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन द फर्स्ट केस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चेंज हो गया, R0 से R1। लेकिन इन द सेकेंड केस हमारी इनकम तो उतनी ही चेंज हुई जितनी फर्स्ट केस पे चेंज हो रही है, लेकिन जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R0 से कितना हो गया, R1 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे इसके लिए कर्व बनानी हो, मैं कैसे बनाऊंगी, मैं इस तरीके से बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा Y0 है, यहाँ पे मेरा Y1 है, तो मेरा R0 R1, और सेकंड केस में मैं भी समझाऊंगी, वापस आऊंगी मैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टीपर, ये फ्लैटर है। हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि बिकॉज ऑफ इनकम हमारा क्या हुआ, मनी डिमांड चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारा बिकॉज ऑफ, जस्ट सॉरी, बिकॉज ऑफ इनकम चेंज हमारा मनी डिमांड चेंज हुआ, दोनों केस में, इस पे भी और इस पे भी, दोनों केस में यही चीज हुई, सेम चीज हो रही है दोनों में। अब कितना चेंज होगा वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें C1 वैल्यू दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमारा फर्स्ट केस में, हम्म,
हम सॉरी, हमारा सेकंड केस, ये वाला जो केस है, ये पर्टिकुलर केस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या होगी, हाइयर होगी इस केस में। क्यों हाइयर होगी? बिकॉज ज्यादा मनी डिमांड कर रहे हैं ना हम सेकंड केस में। और C1 अगर हाइयर है एज कंपेयर टू द केस 1, तो फर्स्ट केस में हमें क्या, फर्स्ट केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, C1 क्या है, लोअर है। लेकिन सेकंड केस में क्या है, C1 हाइयर है। C1 हाइयर होने का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चेंज हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है। वहां पे लार्जर अपवर्ड एडजस्टमेंट हो रही है, कहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, क्यों क्यों? बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कांस्टेंट है। अगर मनी डिमांड चेंज होगा, मनी डिमांड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, मनी डिमांड इंक्रीज कर रहा है। तो हमें मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वल रखना है। तो मनी डिमांड जितना बड़ा उतना कम भी तो करना है। अब हम यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव कंपोनेंट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा टोटल मनी डिमांड है इकोनॉमी में, वो क्या रहे, दैट विल रिमेन इक्वल टू द मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई तो हमारे हाथ में नहीं है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी में क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज होगा। और आप लोग देख पा रहे हैं, हाइयर द वैल्यू ऑफ मनी, हाइयर द वैल्यू ऑफ C1, हमारा क्या है, स्टीपर बनेगा LM शेड्यूल। क्लियर? तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारा डिटरमिन करता है स्लोप ऑफ द LM शेड्यूल, वो क्या है, C1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं द हाइयर द वैल्यू ऑफ C1, इसको लिख लेना, द हाइयर द वैल्यू of C1, the steeper will be the LM schedule. The steeper will be the LM schedule. अब देखिए, जितना मैंने ड्रॉ किया, आप प्रैक्टिस से करेंगे, आप खुद समझ आएंगी चीजें। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये जो डायग्राम्स बनाई है ना, चार, ये आप लोगों को बनानी है। जहां पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्लीज मेक श्योर कि आप डायग्राम बनाएंगे। अब सेकंड में चलिए, C1 का मैंने बता दिया। अब मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में देखेंगे। ठीक है, मनी डिमांड और किसके बीच में देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। हमारे पास क्या है, दूसरा फैक्टर C2। C2 की वैल्यू होती क्या है, C2 इज इक्वल टू डेल्टा MD अपॉन डेल्टा R। बेसिकली ये जो C2 है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है चेंज इन द मनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार बुक्स में यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा होता है, कई बार यहाँ पे लिखा होता है। बेसिकली ये जो नेगेटिव साइन है, ये इंडिकेट करता है एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द मनी डिमांड। अब देखिए, हम लोगों ने C1 देखा। अब अगर हम डायग्राम बनाए वापस से, ठीक है, इस टॉपिक में थोड़ी ज्यादा डायग्राम है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, लेकिन वही डायग्राम्स बार बार रिपीट होती है। हमारा क्या था, हमारा जब मनी डिमांड Y0 इनकम थी, तो लेट से हमारी जो मनी डिमांड थी वो कितनी हो गई, MDY1। मनी डिमांड बाय, सॉरी, हाँ, MDY1। इनकम फर्दर बढ़ी, हमारी जो मनी डिमांड है वो कितनी हो गई, वो हो गई MDY2। और आपको याद होगा, मैंने C1 की वैल्यू आप लोगों को लिखवाई थी। C1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी थी, C1 इज इक्वल टू डेल्टा MD अपॉन डेल्टा Y, यही लिखा था। तो अगर हमें देखना है चेंज इन द मनी डिमांड, वो कितना हुआ, हम लोग देखते हैं चेंज इन मनी डिमांड इज इक्वल टू C1 इंटू डेल्टा Y, यही देख रहे थे हम लोग। तो अगर मुझे यहाँ पे C1 दिखाना हो, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, इट इज ये जो गैप है ना, C1 इंटू डेल्टा वाई, दैट इज Y2 माइनस Y1। अब हम लोगों ने ये देखा, लेकिन इसको ऑफसेट करने के लिए, ये जो चेंज आया मनी डिमांड में, इंक्रीज आया मनी डिमांड में, उसको ऑफसेट करने के लिए हमें क्या चाहिए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज। तो R0 R1। अब यहाँ पे हम जो डायग्राम मैंने अभी आपके साथ शेयर की, सेम डायग्राम बना रही हूँ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज आया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज आया यहाँ पे, ठीक है, क्यों, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज क्यों आया, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्पेक्यूलेटिव कंपोनेंट फॉल करे, सो दैट जो ओवरऑल मनी डिमांड है इकोनॉमी में, वो इक्वेट कर सके टू द मनी सप्लाई। तो एक हमारे पास ये बनती है इसकी डायग्राम। एक हमारे पास वो डायग्राम बनाएंगे जहां पे
यहाँ पे अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं, मनी डिमांड Y0 Y1, ठीक है। हम फर्स्ट डायग्राम में अगर देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चेंज हो रहा है, सो दैट मनी डिमांड वापिस से उस लेवल पे आ सके। और तो इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, इस वर्ड को समझना, जो हमारी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है डिमांड की, वो क्या है, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है। क्या है, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है। मैं भी आपको डेफिनेशंस लिखवाऊंगी इसकी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी। कहने का मतलब है, इस डायग्राम में हमें क्या देखने को मिला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने थोड़ा सा चेंज किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें थोड़ा सा भी चेंज किया तो मनी डिमांड पे चेंज आ गया, इनकम पे चेंज आ गया। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस में लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, और लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड जब भी होता है तो हमारी कर्व कैसी बनती है, हमारी कर्व बनती है स्टीपर, जैसे आपको डायग्राम पे दिख रही है। और इस केस पे हमारी क्या है, हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, और हमारी कर्व यहाँ पे क्या बन रही है, हमारी कर्व यहाँ पे बन रही है फ्लैटर। अभी मुझे पता है काफी लोगों को हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड और लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड नहीं समझ आ रहा। उनके लिए मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसीलिए लिखवा रही हूँ। लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। इसका मतलब क्या है, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, इसका मतलब है, इट मीन्स, देखिए, इट मीन्स दैट द क्वांटिटी ऑफ मनी people want to hold people want to hold does not significantly change in response change in interest rate in re- to change in interest rate। आपने यहाँ डायग्राम में भी देखा, जो हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ा, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा। अगर हम चाहते थे हमारा जो मनी डिमांड है उस पे चेंज आए, तो उसके लिए हमें क्या करना था, उसमें हमें मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत बढ़ाना पड़ा। लेकिन हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी में क्या हुआ, थोड़ा सा भी चेंज किया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा मनी डिमांड जो है वो वापिस से अपनी पोजीशन पे आ गया, वो वापिस से मैच कर गया किसको, मनी सप्लाई को। क्लियर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें क्लासिकल केस है जो आप लोगों को मे बी कहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। C2 = 0, अगर इक्वेशन में क्या हो, C2 = 0 हो, C2 अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा मनी डिमांड पे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन मनी डिमांड इज कंप्लीटली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, व्हेन मनी डिमांड is completely interest in elastic। जब C2 0 है, तो आप लोग वापिस से इक्वेशन में आपने क्या करना है, वापिस से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। मनी डिमांड इज इक्वल टू C0 प्लस C1Y माइनस C2R। तो ये तो मेरे पास 0 हो गया, तो दिस इंप्लाइज MD इज इक्वल टू C0 प्लस C1Y। ठीक है, मेरे पास मनी डिमांड की ये इक्वेशन आई। तो जब मनी डिमांड की मेरे पास ये इक्वेशन आई, तो अगर मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से y निकालना है, तो मेरे को पता है LM में मेरा क्या होता है, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड इज इक्वल टू C0 प्लस इज इज इक्वल टू C0 प्लस C1Y। मेरे पास ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब मनी सप्लाई तो मुझे पता है, इसीलिए इंस्टेड ऑफ मनी डिमांड आई एम यूजिंग मनी सप्लाई। दिस इम्प्लाइज
दिस इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, ठीक है, तो मनी सप्लाई मैं यहाँ पे सीधे लिख लेती हूँ, मनी सप्लाई इज इक्वल टू सी नॉट प्लस C1Y। ठीक है, तो y की वैल्यू आप यहां से डिराइव कर सकते हैं। y क्या आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू एम नॉट एस माइनस सी नॉट डिवाइडेड बाय C1। तो ये मेरे पास किसकी आ गई वैल्यू, ये मेरे पास वैल्यू आ गई वाई की, दैट इज द इनकम। तो अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास C2 जीरो हो जाए, C2 अगर समहाउ हमारे पास जीरो हो जाए, तो उस समय हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है वाई की। और इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं क्लासिकल केस। क्यों क्लासिकल केस कहते हैं, बिकॉज अगर आपको याद होगा, क्लासिकल केस में मनी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ इनकम के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, here we have the LM। तो यहाँ पे ये जो लेवल है इनकम का, दैट इज वाई नॉट इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारा लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो केस है इसको मैंने क्या बोला, इट इज नोन एज क्लासिकल केस। क्या बोला, क्लासिकल केस। क्लियर यहाँ तक सबको। एक और केस जिसके बारे में हमें बात करनी होती है, दैट इज C2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब हम बोल रहे हैं C2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड है, दैट बिकम्स नियरली इन्फिनिटी। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। जब हमने बोला इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इसका अगर मैं और सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊं, इसका मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड बिकम्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। अगर हम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे, तो हमारा मनी डिमांड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। आप लोगों को पता है कि मनी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबको पता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है तो मनी डिमांड क्या होता है, मनी डिमांड इंक्रीज करता है। बेसिकली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक कंसेंसस डेवलप होता है इकोनॉमी में कि इन फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज इन द फ्यूचर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करेगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज करेगा तो लोग सोचते हैं उस समय हम इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स पे, बिकॉज उस समय जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको ज्यादा अच्छे रेट ऑफ रिटर्न्स देगा, अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। तो यहाँ पे फ्यूचर में लोग सोचते हैं हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन C2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इकोनॉमी में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। लेट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, पहले अभी R1 है, लेकिन R1 से भी इतना कम हो गया, R0 हो गया, कि इसके बियॉन्ड कम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप लोग ये सोच सकते हैं इट इज नियर जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होने पे भी लोग कई बार क्या करते हैं, अपने पास पैसा होल्ड करके रख रहे हैं, मनी डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम बहुत कम हो गई इकोनॉमी में, इनकम बहुत कम है। ये जो पूरा पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अगर लिक्विडिटी ट्रैप से निकलना है, तो हमारी इस समय मॉनेटरी पॉलिसी जो है दैट बिकम्स इनइफेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या बन जाती है, इनइफेक्टिव। क्योंकि आपको पता है हम लोग क्या करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करते हैं सो दैट हमें लगता है कि ग्रोथ इकोनॉमी में बढ़ेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत कम है, इससे बढ़ने के लिए अगर हम थोड़ा सा इसको ओवरकम कर जाए और हमारा इनकम लेवल बढ़ जाए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा पास कर लेती हूँ R1, तो हमारा इनकम लेवल Y0 से Y1 हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं अगर हम यहाँ से यहाँ पे निकल गए तो हम लोग इस लिक्विडिटी ट्रैप को क्रॉस कर पाएंगे। तो और इसके बाद हमारा अपवर्ड स्लोपिंग LM कर्व देखने को हमें मिलेगा। और ये जो पोर्शन है लिक्विडिटी ट्रैप का, यहाँ पे हमें बेसिकली हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी देखने को मिलता है, हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलता है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो पोर्शन है
इसके बारे में बात की जाती है लिक्विडिटी ट्रैप पे, और आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और एक और रिलेशन जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक्सप्लेन मैं करूंगी किसी शॉर्ट वीडियो पे, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझने में आसान हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है अगर, लेट से जब कोई बॉन्ड आपको इशू हुआ, बॉन्ड जब इशू हुआ उस समय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, और बॉन्ड में हमें फिक्स पेमेंट मिलती है। जो इंटरेस्ट है वो बॉन्ड पे डिसाइड है कि 10% है तो 10% ही मिलेगा। तो 10% आपको बॉन्ड पे मिल रहा है, आपने बॉन्ड पे पैसा डाला, अब आपको 10% मिलने वाला है। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% का हो गया। जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का हो गया, इसका मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे 10% पे बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया था, अब उनको तो कम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं ना, अब उनको मार्केट के अकॉर्डिंग कम, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहे। तो वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट सेलिंग देयर ओल्ड बॉन्ड्स, दे स्टार्ट सेलिंग देयर ओल्ड बॉन्ड्स। जब ये लोग ओल्ड बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट करेंगे तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएगा, मार्केट में सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ने का मतलब है प्राइसेस विल फॉल इन द इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं लेकिन सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइसेस फॉल करेंगे। दैट्स वाई हम लोगों को देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये तो हो गया स्पेक्युलेटिव, सॉरी, C2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला जो मुझे आपको सारा समझाना था। अब LM कर्व में लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर्स दैट शिफ्ट द LM कर्व, फैक्टर्स दैट शिफ्ट द LM कर्व। नंबर वन हमारा क्या है, एक्सोजीनियसली फिक्स्ड मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी तब आपकी LM कर्व शिफ्ट होती है, एक्सोजीनियसली फिक्स्ड मनी सप्लाई। दूसरा होता है अगर मनी डिमांड फंक्शन पे शिफ्ट आएगा तब भी आपका LM शेड्यूल शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन द मनी डिमांड फंक्शन। सबसे पहले मनी सप्लाई को देखते हैं। देखिए मनी सप्लाई को क्या करेंगे, मनी सप्लाई हमने तो डिटरमिन नहीं करनी, मनी सप्लाई किसने डिटरमिन करनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इंडिया के केस में। तो हियर वी हैव द मनी डिमांड, और पहले मनी सप्लाई थी MS। अगर समहाउ मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हमारी M0S से हम M1S पे हो गए। और इस समय याद रखना जो हमारा LM कर्व है वो कहाँ जाएगा, वो फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है, हम यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या था, क्वांटिटी ऑफ मनी। लेकिन अगर हमारी मनी सप्लाई क्या होती, बैकवर्ड आती, कम हो जाती इकोनॉमी में मनी सप्लाई, ठीक है, उस समय हमारा क्या होगा, उस समय इसका उल्टा होगा। पहले अगर हमारी मनी सप्लाई M0S है और अब यहां से हम यहाँ आ गए, तो अब क्या होने वाला है, अब LM कर्व जो LM नॉट थी वो यहां से हटकर कहाँ चले जाएगी, पीछे चले जाएगी। ये क्या था हमारा, ये था हमारा मनी सप्लाई। अब दूसरा हमारा जो है जिसकी वजह से शिफ्ट आता है, दैट इज द मनी डिमांड फंक्शन, शिफ्ट इन द मनी डिमांड फंक्शन। देखिए मनी डिमांड फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो जब हम शिफ्ट देखते हैं मनी डिमांड फंक्शन पे, तो याद रखना ना ही हमारा इंटरेस्ट रेट पे चेंज आता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ओवरऑल चेंज आएगा, लेकिन जो हम मनी डिमांड पे शिफ्ट कर रहे हैं वो हम बोलते हैं हमारा इनकम भी चेंज नहीं होता और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होता। और इस शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, इस शिफ्ट को हम बोलते हैं शिफ्ट इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, शिफ्ट इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हमने बोला हमारी इकोनॉमी में क्या था, मनी सप्लाई M0S है, और हमारा जो मनी डिमांड है वो कितना है, M0D/0 पे। इनकम चेंज नहीं हो रहा लेकिन समहाउ मनी डिमांड पे चेंज हो रहा है, ठीक है, मनी डिमांड पे कई बार क्यों चेंज होता है। लेट से आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने बॉन्ड होल्ड करके रखे थे, आपके पास बॉन्ड्स थे, लेकिन आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर बॉन्ड के प्राइसेस क्या करेंगे, फॉल करेंगे।
तो बॉन्ड की प्राइसेस फॉल करेंगे, यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आप क्या करोगे, जितने भी बॉन्ड्स आपके पास पड़े हुए हैं आप बेचना स्टार्ट कर दोगे। तो बॉन्ड को, बिकॉज आपने बॉन्ड बेचना स्टार्ट किया, पैसा आया, पैसा आपने होल्ड किया, तो मनी डिमांड बढ़ी, आपकी इनकम नहीं बढ़ी, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क नहीं आया। सिर्फ क्या हुआ, बिकॉज ऑफ लॉस इन कॉन्फिडेंस इन बॉन्ड्स आपने मनी डिमांड इंक्रीज कर दी। ठीक है, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें मनी सप्लाई और मनी डिमांड को भी तो इक्वल करना है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा अगर इस तरीके का आता है तो हमारा जो एलएम कर्व है वो शिफ्ट करेगा बैकवर्ड, शिफ्ट करेगा एलएम कर्व बैकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी इनकम पे, इसको ध्यान से देखना, इनकम पे हमारा चेंज नहीं आया, लेकिन इन ऑर्डर टू इक्विलिब्रिएट द मनी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ये इफेक्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं हुआ, ये इफेक्ट है जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करा, इनकम पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर। तो ये था आपका ऑल अबाउट एलएम कर्व। कल की क्लास में मैं आपके साथ आईएस कर्व डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी इंप्लीकेशन करेंगे और आईएसएलएम खत्म होगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग, आई होप समझ आ रहा है, जितना भी क्लासेस आपकी चल रही हैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।